लोन लेना रिस्की तो ही है, पर कुछ नहीं करना और रिस्की है। अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो आपका 11 लाख साल का धंधा होता है। क्या आप बात कर रहे हो यार। पहला धंधा मेरे पहले महीने का था 4.25 लाख रुपए। दूसरा उसमें मैं 25 लाख रुपए का धंधा किया। ये तो जादू होता जा रहा है हर महीने। ताज हो, मैरियट हो, सोडेक्सो हो, कॉम्पस हो, सबको हम सप्लाई करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे व्यूअर्स हैं हमारे जो धंधा स्टार्ट करना चाहते हैं। गए तो गए पैसे, फिर कहीं से कमाएंगे। कहाँ पर अपॉर्चुनिटी और रेवेन्यू दोनों हर चीज बढ़िया है। आप ये नहीं सोचे कि तिगड़म करके कुछ कमा लूं। क्लाइंट तक पहुँचने का अगर कुछ आप तरीका बता पाए। कभी कभी आपको स्मार्ट बनना पड़ता है। आप एनी टाइम हार्ड वर्क नहीं कर सकते, आपको स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है। स्क्रैच से कैसे शुरू कर सकते हैं इस बिजनेस को। वो 10 कस्टमर पकड़ ले तो उसका 1 लाख रुपया मंथली इनकम फिक्स्ड है। अगर एक चीज होती जिससे आप स्टार्टिंग में बचना चाहते थे। मैंने अपना घर गिरवी रख दिया, पापा का घर, तो करीब करीब 4.5 करोड़ रुपया पूरे के पूरे चले गए। मन के हारे हारे, मन के जीते जीते। बॉसकास्ट, द मेकिंग ऑफ अ बॉस। ये 5 स्टार होटल्स के अंदर जो खाना बनता है उसका रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, कभी सोचा आपने। कौन है वो इंसान, कौन है वो आदमी जो इनको सप्लाई कर रहा है, इनकी सप्लाई पूरी कर रहा है, प्रोफेशनली उसका ध्यान रख रहा है, उसको इस तरह से देख रहा है कि कस्टमर्स को परेशानी ना हो, जो होटल ले रहा है उसको परेशानी ना हो, और सबका नाम इक्वली बढ़िया चले एंड वो सब मिलकर अच्छा बिजनेस करें। वेल, आज के बॉसकास्ट में हम इस थोड़े से अतरंगी मेरे हिसाब से बिजनेस के बारे में बात करेंगे। मैंने इसके बारे में नहीं सुना था, बट व्हेन आई स्पोक टू दिस गाय आई फेल्ट यार दिस हैज अ ह्यूज स्कोप इन द फ्यूचर ऑफ इंडिया। तो लेट्स वेलकम मिस्टर कपिल धीर। थैंक यू सो मच ऑन बॉसकास्ट। थैंक यू सो मच। You have a beautiful smile, you're very positive. Thank you so much for taking out time. बहुत थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। अरे शानदार। तो कैसे हैं, क्या हाल चल रहा है, क्या चल रहा है, हाउ थिंग्स। बस चल रहा है बढ़िया एकदम, चकाचक बिजनेस कर रहे हैं। सही। और शायद इसीलिए आपने बुलाया भी है करेक्ट। कि दूसरों को भी मालूम पड़े कि बिजनेस कैसे करें। बिल्कुल, बिजनेस कैसे करें और इस इंडस्ट्री में कैसे घुसें, मेन एकदम। तो सवाल वो है, क्योंकि बड़े कमाल की एक इंडस्ट्री है। स्कोप देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है, बट वहीं पर क्वालिटी और वो कंसिस्टेंसी रखना इन चीज़ों में वो बड़ा ज़रूरी होता है। सो सबसे पहले आई जंप टू द क्वेश्चन दैट पॉप्स इन एवरीबॉडीज माइंड राइट नाउ। आप इस बिजनेस में आए कैसे। थोड़ी सी एक जर्नी है जिसको अच्छा, बताना बहुत ज़रूरी है प्लीज़। ताकि मालूम पड़े इस बिज़नेस में कैसे आया। ज़रूर। मैं सबसे पहले एक कॉर्पोरेट ट्रेनर था। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग देता था MBA लेवल स्टूडेंट्स और कंपनीज़ को, हाँ। पर्सनालिटी डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप पे। मैंने एक किताब भी लिखी है, इंस्पायर टू विन, जो इंग्लिश में है, और वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट और बिज़नेस के बारे में बताती है, दर्शाती है। मैं ट्रेनिंग करते करते लगा कि स्केलेबल बिज़नेस नहीं है इतना ट्रेनिंग, और साल के 50-60 दिन आपको ट्रेनिंग मिलती है, उसके बाद आप क्या करो। तो कुछ नहीं करना था, तो सोचा कि बिज़नेस चालू करते हैं। मेरे गॉडफादर हैं डॉक्टर चैनराज जैन, चेयरमैन जैन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो उनके साथ मैंने बातचीत की कि क्या करना चाहिए, और वो हमेशा सपोर्ट करते हैं। वो बोलते हैं आप बिज़नेस करो, प्रॉफिट्स आर योर्स, लॉसेस आर माइन। तो ये एक सेंटेंस बहुत मोटिवेट कर देता है एक आदमी को, और आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रोत्साहन दे देता है कि प्रॉफिट्स आर योर्स, लॉसेस आर माइन। वेरी बिग यार। तो आप मेरे से पैसा ले जाओ, कोई बिज़नेस करना हो, धंधा करना हो तो, और करो। तो उस दौरान ही इच्छा हुई कि यार, उन्होंने ये सजेस्ट किया कि रेस्टोरेंट खोल दे। रेस्टोरेंट खोल दिया, 1 खोल दिया, 2 खोल दिया, 3 खोल दिया, पर सारे रेस्टोरेंट फेल होते चले गए। आपके अपने रेस्टोरेंट? अपने, हाँ, मेरे खुद के रेस्टोरेंट फेल होते चले गए। तो करीब करीब 4.5 करोड़ रुपया उनसे लिया हुआ पैसा, पर उसके अलावा समाज से लिया हुआ पैसा, समाज यानी रिश्तेदार, दोस्त, यार, सबसे लिया हुआ पैसा पूरे के पूरे चले गए। 2008 में मैंने रेस्टोरेंट का बिज़नेस चालू किया था। 2013 तक रेस्टोरेंट की फजीती हो गई, सारे रेस्टोरेंट को बंद करना पड़ा। एक रेस्टोरेंट चलते चले गया, और 2013 में वापस मैंने उनको जाके बताया कि आपका मेजर पैसा है उसमें, तो ये वापस तो हम करेंगे, क्योंकि ब्लड में है कि पैसा वापस देना है। अब कैसे देना है, कहीं दूसरे धंधे से निकाल के देंगे आप। सही है। तो उन्होंने कहा रुक जाओ 2-3 दिन, फिर देखेंगे क्या होता है। 1 दिन के बाद वापस उन्होंने बुलाया, एक और रेस्टोरेंट उन्होंने ही चालू करवाया था बेंगलोर में 1947। तो उन्होंने कहा कोलैबोरेट होके आप दोनों एक साथ कर लो तो इजी हो जाएगा थोड़ा आपके लिए भी काम। तो हमने कहा कि ठीक है, एक दिन ट्राई कर देते हैं। हमने 13 फरवरी 2013 को ये डिसीजन लिया कि
नाम चेंज कर देते, हमारा नाम था सरकार और नाम चेंज कर देते 1947, और 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे के दिन खाली बोर्ड चेंज किया और रेस्टोरेंट अपने आप चलने लगा। अब ये मेरे को समझ में आज तक नहीं आया, ये गुत्ती की गुत्ती रह गई कि रेस्टोरेंट चलने कैसे लग गया। एक तो ब्रांड डेफिनेटली 1947 का है, पर कोई चीज़ बदली नहीं, कुछ नहीं बदला। स्टार्टिंग 2-3 महीने कुछ नहीं बदला, उसके बाद भी रेस्टोरेंट चलने लग गया। और वहाँ से जर्नी चालू हुई रीपेमेंट्स की, कि हम सबको वापस रीपेमेंट कर जो दें। बनता भी है, जो 4.5 करोड़ रुपया ब्याज के साथ मिलता है, बाप रे। वो जिसका बनता है उनको वापस दें, तो वो सुख उसमें है। तो वहाँ से कमाई चालू हुई तो हमने रीपेमेंट चालू किया। पर साल भर के अंदर लगा अच्छा खासा रीपेमेंट हो रहा है, 1 करोड़ रुपया करीब को चुका चुके थे हम। तो उसमें लगा कि यार वहाँ तो चुका रहे हैं, कमाएंगे कब। तो मैं सोचा यार अब 5 साल से हम बहुत मेहनत करके एक रेस्टोरेंट को खड़ा किए हैं और अब चुकाने का मौका आ गया, वो भी चुका रहे हैं, अच्छा चल रहा है, तो हमारी तो जेब में 1 रुपये की कमाई नहीं आ रही है। तो वो कमाई के लिए सोचे कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन करते हैं, और बैकवर्ड इंटीग्रेशन में एक ऐसा बिजनेस खोलते हैं जिसको रेस्टोरेंट से रिलेशन हो, जिसका रेस्टोरेंट से रिलेशन हो, रेस्टोरेंट में हम सप्लाई कर सकें। ठीक है। 4-5 और ऐसे वेल विशर्स थे जो रेस्टोरेंट हॉस्टल वगैरह चला रहे थे, तो उनको हमने कहा कि भाई आपको हमसे माल लेना पड़ेगा, क्योंकि हक से बोल सकते थे, क्योंकि वेल विशर्स हैं, दोस्त हैं, जान पहचान है, तो थोड़ा हक और डिमांडिंग पावर से उनको बता दिया कि आपको माल तो लेना पड़ेगा हमसे। ठीक है। आप ये मत सोचना कि 10,000 ज़्यादा कि 10,000 कम, कॉस्ट आपको नहीं देखना है 6 महीने, आप माल लेते रहिए। मुझे मेरा बेस बनाने में बहुत सहायता मिलेगी कि मेरा बहुत अच्छे से बेस बन गया है, 6 महीने में मैंने सीख लिया है कि कहाँ से माल ख़रीदना है, कहाँ से माल बेचना है। तो हम जो भी रॉ मटेरियल्स, चावल, आटा, मैदा, दाल, स्पाइसेस, सब कुछ, ड्राई फ्रूट, सब कुछ हम सप्लाई करना चालू कर दिए इन 5-6 दोस्तों के बीच में। और धीरे धीरे धंधा बढ़ते एक मुकाम पे पहुंच गया 5-6 महीने में कि बहुत अच्छा होने लग गया। उसके बाद फिर कहीं पीछे देखने की थी नहीं, और इस सिलसिले को आगे बढ़ाते चले गए और ये धंधा बढ़ते चले गया। क्या बात है यार, वंडरफुल तो ये बाउंसिंग बैक स्टोरी। और 3-4 साल में आप विश्वास कीजिए, 4 साल के अंदर अंदर तो हमने हमारा सारा लोन भी चुका दिया। जो डूबे हुए पैसे थे 4.5 करोड़, वो भी हमने चुका दिया, और यहाँ कमाई भी चालू हो गई। मैंने अपना घर गिरवी रख दिया, पापा का घर गिरवी रख दिया। क्या बात कर रहे हो? हाँ, गिरवी रख दिया लोन लेने के लिए। ये जो बिज़नेस मैंने फूड प्रोडक्ट्स का चालू किया, उसको आगे बढ़ाने के लिए मैंने उनको कहा जाके कि लोन तो चाहिए, और इसके लिए कोलैटरल चाहिए, मॉर्टगेज करनी पड़ेगी कोई ना कोई सही प्रॉपर्टी। बात। तो कि ये घर ले जाओ। तो उन्होंने एक सवाल भी नहीं पूछा कि कैसे चुकाएगा। जिस घर में रह रहे हो, जिस घर में रह रहे हैं उस घर को उन्होंने कहा कि ले जाओ और बैंक में रख दो, और जितना लोन मिले, वो घर की वैल्यू अगर समझो एग्जाम्पल के तौर पे 1 करोड़ है और लोन मुझे लेना था 10 लाख का, 20 लाख का, तो घर ले जाओ। अब उन्होंने ये कभी नहीं पूछा कि कहाँ से चुकाओगे, कहाँ से नहीं। और मैंने भी सच बताऊँ तो ये नहीं सोचा कि कहाँ से चुकाऊंगा, उस बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि वो तो मालूम ही था कि करना ही है अच्छा धंधा, आगे तो बढ़ना ही है और करना ही है और चुकाना ही है। पर आज मैं वो पीछे मुड़ के देखता हूँ और सोचता हूँ तो लगता है यार ये तो बहुत बड़ा बलिदान है। वेरी नाइस। तो अब थोड़ा आप बताइए, आप करते क्या हैं? आपका एक रेस्टोरेंट जिसका नाम 1947 है, उसके अलावा हाँ बिजनेस 1947 के अलावा जब मैंने आपको बताया कि मेरा जो बिजनेस है हाँ। वो फूड प्रोडक्ट्स का काम है। क्या है वो? क्या है वो हम सारे होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कॉर्पोरेट केटरर्स, मल्टीनेशनल कंपनीज, जिसको भी खाने की ज़रूरत है, B2B प्लेटफॉर्म है ये पूरा। हम बिज़नेस टू बिज़नेस सप्लाई करते हैं। हम उनको सारे ग्रोसरी मटेरियल, जितने रॉ मटेरियल हैं, हम सब सप्लाई करते हैं। एक किचन को 10,000 kg चावल चाहिए तो 10,000 करते हैं, 100 kg चाहिए तो 100 kg चाहिए करते हैं। सारे 5 स्टार होटल्स को करते हैं, सारे रेस्टोरेंट्स को करते हैं, सबको। वेरी नाइस। तो ये आपका मोटा मोटा फिलहाल ये बिजनेस, और आपका 1947 करके हाँ, वो मेरी फ्रेंचाइजी है। तो फ्रेंचाइज मॉडल चल रही है। अभी कितनी जगह पे है 1947? टोटल 8 जगह पे है, उसमें से एक मेरी है, मैं संभाल। वेरी नाइस। और 8 बैंगलोर के अंदर? हाँ, 8 बैंगलोर। अच्छा, सारे ही बैंगलोर के अंदर। इट्स क्वाइट फेमस, मतलब अगर आप बैंगलोर में हैं तो आपने 1947 सुना होगा, या आप कभी गुजरे होंगे, या आपने कभी खाना खाया होगा। वेजिटेरियन डाइनिंग में एक रेवोल्यूशन था जब 1947 चालू हुआ। नाइस नाइस नाइस, वेरी नाइस। सो क्या गैप देखा जो अभी B2B वाला जो बिजनेस आप कर रहे हैं, रॉ मटेरियल्स वाला, जब आप आए आपने क्या अपॉर्चुनिटी देखी? बिकॉज इससे क्या है ना, जो अभी हमारे व्यूअर्स हमको देख रहे हैं उनको भी थोड़ा समझ में आएगा कि अपॉर्चुनिटी कहाँ देखनी है, कैसे तुमको गैप आइडेंटिफाई करना है और फिर वहाँ अपना बिजनेस करना है। क्योंकि आपने बात करी स्केलेबिलिटी,
तो जहाँ यार यहाँ ये गैप दिख रहा है, इधर मेरा बिजनेस स्केल हो सकता है, भाई मैं ये करूँगा। गैप तो सबसे बड़ा जेब का था कि कमाई नहीं हो रही थी, सही बात तो ये है। तो रियलिटी यही ये है। रियलिटी है, इसमें कोई अपन खाली जेब। इधर इधर उधर 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 नहीं कर सकते, कोई भी बात जी। बना नहीं सकते फेक जी, बात। जी, जी, जी। गैप जेब का था, पर जेब के साथ साथ कुछ दिमाग में ऐसा था कि अपने ही रेस्टोरेंट हैं इतने 3-4 1947 ही चल रहे जी। हैं, वहाँ से ही अगर हम सप्लाई चालू कर दें और दे दें, सबसे बड़ा मोटिवेशन पॉइंट यही था कि 20,000 रुपया महीना कमा लेंगे। 20,000 की आशा थी, सच बताऊं तो मैंने वाइफ को भी यही बात कही थी, मम्मी को भी यही बात कही थी कि 20,000 रुपया महीना मिल जाए, वहाँ से चुकता रहेगा रेस्टोरेंट से, और यहाँ से 20,000 रुपये में एटलीस्ट कुछ आते रहेगा घर पे। हाँ। तो इंटेंशन यही था कि हमारे जो जान पहचान वाले, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जान पहचान वाले 3-4 लोग थे, उन पे हक था हमारा कि हम बोल सकते हैं उनको कि आप हमारे से सामान खरीदिए। तो हमको मालूम था 20-30 हज़ार रुपया हम निकाल लेंगे वहाँ से। उसके बाद वो कारवां चलते गया, वो कारवां बढ़ते गया, रास्ता बनते गया और हम आगे बढ़ते चले गए। सारे रेस्टोरेंट्स जितने आप ब्रांडेड रेस्टोरेंट्स और 5 स्टार होटल्स का नाम लेंगे, भले वो आईटीसी हो, भले ताज हो, मैरियट हो, या कोई बड़े केटरर्स हो जैसे सोडेक्सो हो, कॉम्पस हो, सबको हम सप्लाई करते हैं। कुछ ना कुछ करते हैं, हर पूरा बास्केट हम नहीं करते हैं हर एक को। जो कुछ किसी को कुछ पेन पॉइंट हो या कोई हमारे से सेटिस्फाइड हो कि ये प्रोडक्ट आप दे दीजिए, किसी को हम चावल करते हैं, किसी को हम खाली दाल करते हैं, किसी को पूरा बास्केट करते हैं, किसी को खाली ड्राई फ्रूट करते हैं। तो जो जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट होती है और जिसकी जैसी इच्छा होती है कि ये ले लें इनसे, वो हम सप्लाई करते हैं। तो महीने में कितना सप्लाई जाता है सर आपके यहाँ से टू ऑल ऑफ देम? कुछ ऐसा नंबर है या कुछ ऐसा? नहीं, फिगर्स तो मैं क्या बताऊँ, एक अंदाजन कि यार ये इतना, दिस इज व्हाट आई हैव टच्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स यू आर आस्किंग, इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू, हाउ मच, इतना आप क्या सप्लाई कर रहे हो? जैसे पहले आपने शुरुआत करी कि 20-30 हज़ार रुपये आ जाए, काम चल जाएगा। तो आज अगर आप होटल्स के नंबर बता पाएँ या आप हम करीब करीब एक्टिव 650 कस्टमर्स को देते हैं हर महीने। वाह। हाँ, 650 एक्टिव कस्टमर्स को हम आज भी सप्लाई करते हैं। और सबसे हमारी स्पेशलिटी है सर्विसिंग। प्रोडक्ट तो हर कोई दे देता है, प्रोडक्ट तो सब ब्रांडेड हैं, सही बात है, सब लूज प्रोडक्ट हैं। आपसे भी मंगा लूँ मैं तो आप दे देंगे, मैं भी। पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारी ये है कि हमारे पास अगर कोई एक ऑर्डर आ जाता है तो हम, भले वो छोटा हो 1 बैग का या 1000 बैग का, हम उतना ही उसका टेंशन लेते हैं, उतना ही उसके ऊपर फोकस करते हैं और उतना ही इम्पोर्टेंस के साथ उसको डिलीवर करते हैं। तो ये हमारे में नहीं है कि छोटा कस्टमर बड़ा कस्टमर। सबसे बड़ी चीज़ बिज़नेस की यही होती है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए कि ये बड़ा है तो इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल जाए, छोटा है तो नहीं मिले। तो हम सबको डिलीवर समान रूप से कर लेते हैं। सही सही सही, ठीक बात है। तो पहला ऑर्डर तो आपने बताया, फिर आपके सारे दोस्तों यारों से ही पहले ऑर्डर्स की शुरुआत हुई? पहला धंधा मेरे पहले महीने का 2013 दिसंबर का था 4.25 लाख रुपया, खाली उतना ही था। उसमें मैंने 20,000 रुपये कमा लिए। दूसरा मेरा महीना जो जनवरी 2014, उसमें मैं 25 लाख रुपए का धंधा किया। क्या बात कर रहे हो यार। फरवरी में मैंने 35 लाख का किया, मार्च में मैं 50 लाख का किया और उसके बाद फिर वो बढ़ते चले गया। यार ये तो मैजिक, ये तो जादू होता जा रहा है हर महीने। ये जादू कैसे हुआ? ये जादू अप्रोच के कारण हो गया। बहुत अग्रेसिव हो गए अप्रोच करने में। क्या नहीं किया जाता था, ऐसा क्या किया जी? बाहर जाता था, सब कस्टमर से मिलता था, जहाँ जहाँ और रिलेशनशिप थे, क्योंकि रेस्टोरेंट चला रहा था। एक सबसे बड़ा एडवांटेज था कि बहुत सारे शेफ्स ऑलरेडी मुझे जानते थे। तो वो शेफ्स के साथ बात करके, उनसे समझ के कि क्या क्या चाहिए, कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा था कि दोस्ती यारी में भी उन्होंने चालू कर लिया कि यार करो, दूसरे से लेते हैं तुमसे ही ले लेंगे। तो वो मोटिवेशन मिलते चले गया और फिर 50 लाख के आगे फिर पीछे नहीं देखे हम कभी। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत बार ना आसान होता है कि आप 0 से 1 पे या 0 से 2 चले गए, 0 से 3 चले गए आप, ठीक है। जैसे आपने बताया दोस्त यार अच्छे मिल गए, एक आपको एटमॉस्फेयर ने, यूनिवर्स ने सपोर्ट कर दिया और आप बढ़ गए। बट स्केल करना 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, दैट इज़ वेरी टफ, बिकॉज हर आदमी आपका दोस्त नहीं है। नहीं, हर आदमी दोस्त नहीं है, वो टफ ज़रूर हो जाता है। पर जब आप मार्केट में होते हैं, जब बिज़नेस में होते हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपकी पैठ कैसी है, आप कैसे हैं, आपका व्यवहार कैसा है और आपकी सिंसियरिटी कैसी है। सबसे बड़ी चीज़ होती है। आज सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आप किसी के साथ झूठ नहीं बोल रहे हैं। इस सारे धंधे में क्या होता है कि आपकी डिलीवरी निकल गई और आप बोल देते हैं कि आपकी डिलीवरी निकली नहीं और आप बोल देते हैं कि डिलीवरी निकल गई है।
रास्ते में पहुंचने वाली है 6 बजे तक, जबकि आपके यहीं पे अभी तक है 6 बजे तक, वो निकली नहीं, फिर आप बोलेंगे गाड़ी ख़राब हो गई कल आ जाएगा, तो वो हमारे में है ही नहीं। ऊपर से सबसे सीनियर लेवल बंदे से लेके सबसे जूनियर लेवल बंदे को पता है कि झूठ नहीं बोलना है। अगर गाड़ी नहीं निकली है तो उसको बोलते हैं, ताकि वो इरिटेट नहीं हो। आपको कस्टमर को खुश रखना है, उसको इरिटेट नहीं करना है। ये वो आपका कस्टमर बना हुआ है आपकी सिंसियरिटी के वजह से, उसके अलावा कोई पॉइंट नहीं है। व्हाट वर्कड फॉर यू इन दिस स्केलिंग? क्या काम करा आपके लिए? डेडिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, डेडिकेशन और स्टाइल। कैसे काम करना है, कैसे उसको आगे बढ़ाना है, मेरे में थोड़ा सा वो मैं समझता हूँ है। अमेजिंग 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 अमेजिंग। अच्छा, तो शुरुआत में कोई ऐसा आपको लगा कि यार ये, जब आप जैसे आपने बताया पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा, तो 5वें 6ठे महीने पे आपने कुछ छोटा सा टर्निंग पॉइंट कुछ रहा हो, यार ये एक छोटा चेंज किया लेकिन मुझे जो इम्पैक्ट मिला है केशव नेक्स्ट लेवल? हम जब चालू किए थे तो हम सिर्फ 10 प्रोडक्ट से चालू किए थे। 10 प्रोडक्ट हम करते करते 50 लाख, और वो स्टैगनेंट जैसा हो गया था, 60 70 80 90 पे पहुंच के रुक गया था। पर बाद में हमने सोचा हम और क्या करना चाहिए इसके अंदर, जिससे कस्टमर को और ज़्यादा बेनिफिट मिल जाए और ईज़ ऑफ ऑपरेशंस हो जाए उनको मल्टीपल वेंडर्स पे नहीं जाना पड़े। तो हमने क्या किया, पूरा का पूरा बास्केट ऐड कर दिया एक ही साथ। उसमें पहले हमारे पास खाली चावल, आटा, मैदा था, फिर हमने दाल चालू कर दी, फिर हमने उसमें स्पाइसेस और उनको जो भी जूसेस, क्रशेस, ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी चाहिए थे सब कुछ हमने देना चालू कर दिया। तो हर चीज़ उनको एक ही बास्केट में मिलने लगी, उनको मल्टीपल वेंडर्स पे जाना नहीं पड़ा। और सर्विसिंग के लिए तो हम माने हुए हैं, हम पूरा धंधा करते हैं प्रोफेशनली। हम मंडी वाला काम जो एक रेगुलर ट्रेडर करता है वो वैसा वाला काम हमारा है नहीं। पूरा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, हायर की बनाई हुई है। हमारे यहाँ पे डायरेक्टर, लॉजिस्टिक डायरेक्टर अलग है, ऑपरेशंस डायरेक्टर अलग हैं, परचेज डायरेक्टर अलग हैं। हमने सबकी हायर की बना के उसको आगे से आगे बढ़ाने की कोशिश की हुई है धंधे को। हम एक जो सेठ होता है वो अपने गद्दी पे बैठ के पूरा दिन रोकड़ भी वही गिनता है, पैसा भी वही करता है, माल भी वही बेचता है, और पूरा दिन उसको बैठना पड़ता है। वैसा वाला धंधा हमने पकड़ा। मेरे इंटरेस्ट के बाहर है वो थोड़ा, इसलिए मैंने कभी वैसा वाला किया नहीं। तो पूरा प्रोफेशनली किया, इसलिए शायद ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा अच्छी हो गई। और तो पूरा का पूरा धंधा मतलब ट्रांसपेरेंट है कि हर कस्टमर को पता है कि हमारे यहाँ पे ये मिल जाएगा, और नहीं मिलेगा तो उनको पता है कि हम कहीं ना कहीं से मंगा के उनको प्रोडक्ट अवेल करा देंगे। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। सर, इसमें मैन्युफैक्चरर्स के साथ आप कैसे टाई अप करते हो? एक तो होटल्स वाले आपके हो गए, वो तो एक अलग सर्कल है, बट जहाँ से आप माल ले रहे हो उनके साथ टाई अप करना, भरोसा उनका जीतना कि वो आपको सही रेट पे चीज़ें दें, सही माल दें, थोड़ा उसके बारे में। सही रेट पे माल देना तो वो हमारा भरोसा जीतना कि वो हमको सही रेट पे माल दे रहे हैं। हाँ। हम उनका भरोसा सिर्फ पेमेंट से जीत सकते हैं। हाँ। हमारी सबसे बड़ी पॉलिसी यही है कि हमारा जो भी वेंडर है, हाँ। जो भी हमारे सप्लायर हैं, उनका पेमेंट हम बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। अच्छा। कहीं पे उनको सताना, कहीं पे उनका फ़ोन आना कि पेमेंट नहीं हुआ, वो मुझे बर्दाश्त के बाहर है मेरे। तो उनका फ़ोन आने से पहले उनका पेमेंट उनके पास पहुंच जाता है। उससे क्या होता है, मार्केट में आपको दुआएं बहुत मिलती हैं, दुआएं बहुत मिलती है। गुडविल तो आपकी बढ़ती है पर दुआएं बहुत मिलती है। वो आदमी 10 जगह जाके बोलता है कि यार सबसे मतलब अच्छा पेमेंट इस आदमी का है, तो उससे आपको एनर्जी और गेन होती है, और उस एनर्जी से आप और अच्छा काम कर सकते हैं। जब आपका बैकएंड स्ट्रांग होता है, आप सप्लाई, पूरा काम लोन पे चलता है, फिर भी हम पेमेंट बहुत अच्छे से देते हैं। जितना बड़ा धंधा करते हैं आपको और लोन लेना पड़ता है, और पूरा का पूरा धंधा क्रेडिट पे है। तो लोन लेने के बावजूद भी हमारा एक दिन ऐसा आज तक भगवान की कृपा से नहीं गया, टच वुड, कि हमने पेमेंट किसी का रोका हो या कहीं पे उनका पेमेंट हमने डिले किया हो, जिसका जो टाइम लाइन है। लेकिन एक ना, जैसे मान लीजिए आप जैसे बहुत सारे लोग हैं फॉर एग्जांपल जो बिजनेस कर रहे हैं आज के डेट में, ठीक है, तो वो जो मैन्युफैक्चरर है वो आपको ज़्यादा प्रेफर कर रहा है, मेरे को 10,000 बोरी चाहिए, 20,000 बोरी दाल की दे दो, चावल की दे दो, गेहूं की दे दो, तेल की दे दो, जो भी, तो वो आपको प्रेफर कर रहा है, यू नो, अपार्ट फ्रॉम दोस 10 अदर्स हु आर आल्सो सीकिंग कि भाई मुझे भी चाहिए माल, है ना। हाँ। तो वो आपको ही दे रहा है, ये भी तो एक बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए देखो, भरोसा तो आपका आएगा जब पेमेंट कर रहे हो, वो एक करते करते 3-4 साल में बनता है।
इनिशियल भरोसा कैसे जीतना, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे व्यूअर्स हैं हमारे जो धंधा स्टार्ट करना चाहते हैं, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए अगर आप कुछ बताओ कि सारे यंगस्टर्स जितने युवा हैं जिसको बिज़नेस चालू करना है, उनके लिए सिर्फ एक ही मंत्र है कि आप जो बिज़नेस चूज़ करें, सबसे पहले आप क्लीन रहें दिमाग से। आप ये नहीं सोचे कि तिगड़म करके कुछ कमा लूँ। हाँ ठीक है, क्लीन, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ट्रांसपेरेंट रहेंगे तो ऑटोमेटिक आपका धंधा बढ़ते चले जाएगा। आपको कैसे विश्वास जीतना है, ये सिर्फ आपके व्यवहार पे है। आपका व्यवहार उस वेंडर, आपके सप्लायर के साथ, सबसे पहले बात होती है सप्लायर की। सप्लायर जब आपको सप्लाई करेगा तब आप आगे जाके आप सप्लाई कर पाएंगे। तो आपके सप्लायर से जब आप माल खरीदते हैं तो सबसे पहला इम्प्रेशन जो होता है वो पेमेंट्स का होता है। वो अगर आप क्लीन, क्रिस्टल और क्रिस्प रखते हैं और आराम से उसका पेमेंट चले जाता है तो वो विश्वास बनते बनते 10 और में फैल जाती है ये चीज़ें। तो आप आगे अच्छे से और सप्लाई कर पाएंगे अगर आपको माल सही से मिलेगा। अगर आप पेमेंट भी अच्छा करते हैं तो आपको रेट भी ठीक ठाक मिल जाते हैं। आपको ज़्यादा मगजमारी नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि सबको पता है अच्छा पेमेंट है, 2 पैसे कम कमाएंगे पर पेमेंट हमारा सिक्योर है। गवर्नमेंट ने आज तक ये कुछ बनाया ही नहीं है बिजनेसमैन के लिए कि उनका पेमेंट सिक्योर रहे। हाँ करेक्ट। गवर्नमेंट की सबसे बड़ी कमज़ोरी और कमी यही है कि पेमेंट सिक्योरिटी के लिए उन्होंने कोई तरीके का मॉड्यूल, कोई तरीके का मॉडल दिया ही नहीं है। आज से नहीं, सन 1947 जब से इंडिपेंडेंस मिला है अपने को, अभी तक कोई इम्प्रूवमेंट उस मॉड्यूल में नहीं हुआ है। तो हमारा रिस्क हमको ही लेना है, हमारी सारी सुविधाएं भी हमको देखनी है और दुविधाएं भी हमको ही देखनी है। बराबर। तो इसमें गवर्नमेंट का रोल होना चाहिए था पर नहीं है। तो जो भी पेमेंट आप देते हैं या लेते हैं उसको आप सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैन्युफैक्चरर से क्या आप शुरुआत में आप काम कर रहे हैं तो क्या आप एडवांस देकर फिर माल उठाते हैं, धीरे धीरे भरोसा उठता है? हाँ। या क्योंकि मैं जानना चाह रहा हूँ, अगर मैं जा रहा हूँ मार्केट में, मैन्युफैक्चरर मुझे नहीं जानता, कैसे मैं उसका ट्रस्ट जीतूंगा? ऑफ कोर्स मेरा व्यवहार है। आप जब जा रहे हैं मार्केट में, आपको ट्रस्ट क्रेडिट पे तो नहीं मिलेगा, आपको कैश में ही मिलेगा। आप इमीडिएट कैश यानी आप बैंक से उसको ट्रांसफ़र करेंगे तब आपको माल मिलेगा। हाँ। ये स्वाभाविक है, ये कोई गलत भी नहीं है। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने जब उस व्यापारी को लग जाएगा, उस सप्लायर को लग जाएगा कि नहीं ये जेन्युइन बंदा है, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं 7 दिन के क्रेडिट से। फिर बाद में आप बोल सकते हैं 15 दिन का क्रेडिट। 7 दिन में भी उसको विश्वास हो गया तो फिर 15 भी देगा, 15 में विश्वास हो गया तो फिर वो 30 भी देगा। पर जितना क्रेडिट वो जब जब दिया हो उसका पेमेंट आप सही समय पे कर दें तो कोई परेशानी नहीं होगी। वेरी गुड, नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। पर अगर उधर उसमें कहीं ना कहीं अगर आपने ऊंच नीच कर दी हो तो फिर वो जो आगे वाला बेनिफिट मिलना है 30 दिन का, वो नहीं मिल पाएगा। अच्छा, ये क्लीनिंग और प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का आइडिया कहाँ से आया कि यार ये यूनिट लगाते हैं, साफ यहाँ करेंगे, आजकल प्रोफेशनल? जिसको हम सप्लाई करते हैं वो सारी है मल्टीनेशनल ग्लोबल कंपनी। करेक्ट। और उनके रिक्वायरमेंट्स हैं FSSAI से भी ऊंचे। FSSAI अगर फूड सेफ्टी के नॉर्म्स अगर 1% अलाउंस है कि कोई तरीके का कीड़ा धान में आ जाए, कोई तरीके के पत्थर कंकर आ जाए, कोई तरीके का उसमें कडी या ये स्टिक्स या हे स्टिक कुछ आ जाए, वो FSSAI अलाउ कर देता है। पर ये ग्लोबल कंपनीज 0 टॉलरेंस पे काम करती है। उनको FSSAI से भी ऊपर वाले स्टैंडर्ड्स चाहिए। तो अगर उनको मैच करना है तो वो हमको भी वो अगर वहाँ तक पहुँचना है, वैसा वाला काम करना है, उतना हेडेक लेना है, तो वो हम मतलब श्योर थे कि हमको ये करना है और मैच करना है उनके स्टैंडर्ड्स। तो हमको वैसा यूनिट लगाना पड़ेगा, वैसी प्रोसेसिंग करानी पड़ेगी, वैसे तरीके के स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे। वरना तो आप रेगुलर ट्रेडर के ट्रेडर रह गए कि माल लिया और माल बेचा, उसमें अगर कीड़ा भी आ गया तो चलता है, नहीं आया तो भी चलता है। तो हमने एक स्टेप आगे जाके ये इनिशिएटिव लिया हमारी खुद की तरफ से कि हम ये करें ताकि हम सेटिस्फाई कर सकें। कहाँ से ली थी मशीनें? मशीन तो सब लोकल है, ऐसा कोई बहुत बड़ी दाम की मशीनें भी नहीं है, छोटी छोटी मशीनें हैं, उससे बहुत सारा काम सॉल्व हो जाता है। अच्छा, कितने की मिल जाती हैं लगभग मशीन? 1.5 लाख की भी आती है, 2 की भी आती है, 10 की भी आती है, 15 की भी आती है। तो हमने थोड़ी 1-2 छोटी, 1-2 थोड़ी सी बड़ी वाली लगा के रखी हुई है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ज़्यादा बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है इन मशीनरी की, पर सबसे ज़्यादा है ह्यूमन टच की, क्योंकि हर धान, हर दाना हाथ से चुगा जाता है और उसके बाद उसको स्क्रूटनाइज करके बाद में भेजा जाता है। हर दाना? हर दाना।
यू मेक श्योर दैट हैपेंस। हाँ, वी मेक श्योर इट हैपेंस उन कस्टमर्स को के लिए जिनको ये रिक्वायरमेंट है। हर कस्टमर के लिए नहीं कर सकते। करेक्ट, वही। हाँ। उसके लिए फिर बहुत बड़ा ज़्यादा सेटअप चाहिए होता है और उतनी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिल सकता। क्या टीम है आपकी अभी फिलहाल? हमारे पास 120 लोगों की टीम है, अच्छा, जो इन सारे 650 कस्टमर्स को सर्व करते हैं। के लिए काम। उसमें सब हमारे मार्केटिंग वाले इंक्लूड हो गए, ड्राइवर्स, लेबरर्स, लोडिंग अनलोडिंग के लोग और सुपरवाइजर्स, मैनेजर्स, मैनेजमेंट लेवल सब इंक्लूडेड है। छोटे शहर में काम कर सकते हैं ये वाला? बहुत अच्छे से कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी उधर है? बहुत अच्छे से कर सकते हैं, अच्छा। हर शहर में कर सकते तो कम इन्वेस्टमेंट में किया जा सकता है? कितनी कम से कम इन्वेस्टमेंट में बंदा हैं। स्टार्ट? आपको जितना कमाना हो उतना इन्वेस्ट करिए। आपके मन में जितनी कमाई की इच्छा हो हाँ। उतना आप इन्वेस्ट करिए। उतना जितना आप इन्वेस्ट करेंगे उसका 11 गुना आपका धंधा होगा। अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं हाँ। तो आपका 11 लाख साल का धंधा होगा। आप अगर 1 करोड़ करते हैं तो 11 करोड़ साल का धंधा होगा। आप 10 करोड़ करते हैं तो 110 करोड़ साल का धंधा होगा। तो आपकी कैपेसिटी पे, क्योंकि 45 दिन का क्रेडिट होता है नॉर्मली इस धंधे में, करेक्ट। हर एक पूरे हिंदुस्तान में स्टैंडर्ड यही है कि 45 दिन का क्रेडिट, और आमतौर पे सारे धंधों का यही है, यही रहता है। 45 से 50 दिन, 60 दिन का तो होता है। MSME भी आप देखेंगे, अब हाँ। सभी बातें हो रही हैं। बिल्कुल हाँ, ठीक है। तो आप जितना इन्वेस्ट करेंगे उससे 11 टाइम धंधा हो जाएगा, 11x। 11x धंधा होगा। क्या तो आपकी कैपेसिटी पे आप कितनी कैपेसिटी रखते हैं और कितना धंधा करना चाहते हैं। वेरी गुड। और 11 टाइम्स होगा ही होगा, मतलब उसमें कम वॉट में हाँ, वो 11 टाइम्स होगा। होगा ही होगा। तो ये तो बहुत अच्छी जगह है आने के लिए, बहुत अच्छी जगह है। बहुत बड़े गुड स्कोप। कंपटीशन बहुत हैवी है, पर इसमें डिस्करेज नहीं होना चाहिए। अच्छा। अगर आप नॉर्मली जब युवा जाते हैं, सबसे पहले क्या होता है, माँ बाप बोलते हैं युवा को कि आप जाओ बाहर, पता लगाओ इस धंधे के बारे में। करेक्ट। तो वो क्या करेंगे, 4-5 जो लोग हैं जिनको वो जानते होंगे या जिनके थ्रू, किसी के थ्रू उनको जानते होंगे, उनके पास जाएंगे कि ये धंधा करना चाहता हूँ। ये वाले मेरे वाले धंधे का नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी धंधा करना चाहते हैं तो सबसे पहले वहाँ जाते हैं इंक्वायरी करने के लिए। उसमें से 80% लोग ऐसे होते हैं जो बोल देते हैं यार बहुत कॉम्पिटिशन है, पेमेंट भी नहीं आता है, बहुत मगजमारी का काम है, मत करो। पर ऐसा सुनना नहीं है। आपके मन में अगर बैठ गई है कोई चीज़ तो वो करिए, आप उसको छोड़िए मत और करते चले जाइए, क्योंकि जब तक आप करेंगे नहीं आपको मालूम नहीं पड़ेगा। हर एक का स्टाइल अलग होता है। सेम धंधा करने का स्टाइल मेरा कुछ और होगा, आपका कुछ और होगा। बिल्कुल सही बात। तो आपको आपके स्टाइल के हिसाब से, आपकी ताकत के हिसाब से आपको धंधा करना है। स्क्रैच से कैसे शुरू कर सकते हैं इस बिजनेस को? स्क्रैच से मेरा तो एक ही सजेशन है, मैं यही सजेशन लेके चलता हूँ और मेरा लाइफ का मंत्रा भी यही है। मैंने आपको बताया, मैंने चालू किया था किसके हिसाब से, 20,000 रुपये कमाने के हिसाब से। इतना ही कमा लो, बस बहुत हो जाएगा। तो जब आपका कोई भी बिल्डिंग बनती है तो पहले क्या होता है, फाउंडेशन बनता है, फाउंडेशन। उसका प्लान बनता है कि ये बिल्डिंग ऐसी दिखेगी और उस प्लान के हिसाब से उसका फाउंडेशन डाला जाता है। करेक्ट। सही है। तो मेरा प्लान क्या था, 20,000। तो 20,000 के हिसाब से मैंने जगह ली, 20,000 के हिसाब से मैंने उसका एरिया सेटअप किया और 20,000 के हिसाब से मैंने मेरा रॉ मटेरियल प्रोक्योर किया कि मुझे इतना ही कमाना है। अगले महीने 30,000 का बाद में सोचेंगे, पहले 20,000 तो अचीव कर लूँ। पहला टारगेट मेरा 20,000 था। तो मेरे पास बहुत सारे युवा आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं जो बिजनेस की कंसल्टेशन के हिसाब से आते हैं मेरे पास। मैं उसका कोई चार्ज नहीं करता, पर मेरे पास बहुत लोग आते हैं। तो मैं सबको सबसे पहला सवाल यही पूछता हूँ कि आपके मन में कितनी कमाई करने का है इमीडिएट। क्या आपके मन में 1 लाख रुपए आपको कमाना है या 2 लाख कमाना है या 50,000 कमाना है, तो उसमें उनको 2 मिनट वो अपने आप में झांकते हैं और उनको ये सवाल का जवाब ही नहीं मालूम होता, क्योंकि उनको ये डिफाइंड ही नहीं है उनके मन में कि मैं कितना कमाऊँ। उनको सिर्फ इतना पता है कि मुझे कुछ करना है, क्योंकि करना है, पैदा हुए हैं तो कुछ करना है। तो ये डिफाइंड नहीं है। जब तक ये डिफाइंड नहीं हो सकता है मेरे हिसाब से, तो जब तक आप काम नहीं कर सकते। आपको डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आप प्लेसमेंट जाते हैं लेने, कोई भी कॉलेज से प्लेसमेंट होता है या आप खुद जॉब में अप्लाई करते हैं, तो आप डिफाइंड होके ही जाते हैं कि मुझे 30,000 की सैलरी चाहिए, 40 की चाहिए, 50 की चाहिए। वहाँ पे आप क्यों डिफाइन करते हैं और बिज़नेस में क्यों नहीं करते हैं? वहाँ इसलिए डिफाइन करते हैं क्योंकि वो सिक्योर है, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो आप वो डिमांड कर सकते हैं। और दूसरे को आप देखते हैं कि इसको 40 मिल रहा है तो मैं भी 40 की डिमांड कर लूँ। बिजनेस में तो आप दूसरे को देखते हैं कि ये 100 करोड़ कमा रहा है, मैं शायद 0 भी कमा लूँ। सही बात। तो आप डिफाइन करने की कैपेसिटी रखते नहीं हैं। तो ये सबसे बड़ी कमी होती है जो बिज़नेस चालू करता है उसमें। सबसे पहले आप डिफाइन कर दीजिए, आप सबसे कम अमाउंट जो आपका बेसिक रिक्वायरमेंट अमाउंट है, आप आलीशान अमाउंट
की डेफिनेशन मत रखिए, आपको रखना है तो आपकी मर्जी है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, कोई चीज़ गलत नहीं होती है दुनिया में। तो आप वो डिफाइन ऐसे करिए कि आपको 20,000 कमाना है, 40 कमाना है, 1 लाख कमाना है, 2 लाख, उसके हिसाब से आपको बिजनेस का पूरा फॉर्मुलेशन करना होगा कि मैं अगर इतना कमाना चाहता हूँ तो मेरे लिए इतनी जगह बहुत है, इतना ही इन्वेस्टमेंट बहुत है और इतनी टीम बहुत है, उसमें मैं 1 लाख रुपया कमा लूँगा या 20,000 कमा लूँगा, जो भी डेफिनेशन उन्होंने अपने बिजनेस के वैल्यू का दिया हो, खुद की कमाई का दिया हो। तो ऐसे स्क्रैच से चालू हो सकता है काम। क्या लाइसेंसेस चाहिए होते हैं इसको शुरू करना हो अगर हमें तो? बहुत बेसिक से जो गवर्नमेंट के लाइसेंसेज होते हैं, FSSAI, GST, हाँ। और कुछ अगर लेबर आपके 10 से ज़्यादा हैं तो लेबर सर्टिफिकेट, शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट सर्टिफिकेट, तो ये बहुत सिंपल से जो रेगुलर लाइसेंसेज। और अर्ली सेटअप में क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपके पास होनी ही चाहिए? कितने लोगों की टीम छोटी और क्या क्या यूनिट्स वगैरह अगर आप बता दें? ये सब आउटसोर्स होते हैं लोग। तो आपको जिस दिन अगर आपका बहुत नया धंधा है, कुछ भी एस्टैब्लिश नहीं है, तो आपको टीम चाहिए ही नहीं। हाँ। आप खुद एक टीम है, आप खुद कहीं से भी बैठ के, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है, हर बिलिंग सॉफ्टवेयर इतना अच्छा हो गया कि आप कहीं से भी बैठ के बिल कर सकते हैं। करेक्ट। और आपको अगर आज कोई आपके पास ऑर्डर है तो आप कोई गाड़ी बाहर से बुला के उसमें आप डलवा के डिलीवर करवा सकते हैं। नहीं, पर जो पोर्टर साफ है, सफाई करना है, क्लीनिंग, प्रोसेसिंग, उस साफ सफाई करने के लिए बड़ा यूनिट चाहिए होता है, वो स्टार्टिंग में आप नहीं कर सकते। इतना शुरुआती दौर में उसमें अगर आप जाएं तो बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको आपको ध्यान रखना पड़ता है। अगर इन साफ़ सफाई वाली चीज़ों को अगर अपन भेजते हैं कस्टमर के यहाँ और वहाँ रिटर्न आ जाती है, तो आप में ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि ये रिटर्न मटेरियल दूसरे को, किसी को आप दे सकें, क्योंकि दूसरों की रिक्वायरमेंट इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है। करेक्ट। तो वो अगर आप शुरुआती दौर में करना चाहते हैं तो थोड़ा सा मैं कहूँगा वेट करिए, पहले आप बिज़नेस को समझिए, बिज़नेस की पूरी हाव भाव को जान लीजिए, सूझबूझ के काम करिए। और कहाँ जाने, कैसे जाने इस बिजनेस को? अब घूमिए, मार्केट में घूमिए, बड़े बड़े कंपनीज़ के साथ डिस्ट्रीब्यूशन का सौदा करिए। अगर वो आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप देते हैं कोई कंपनी, तो आपको बहुत सारा सपोर्ट ऑटोमेटिक कंपनी भी कर देती है सेल्स में, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। पर तो अर्ली डेज में क्या करे इंसान जिसको इसके अंदर आना है, 5 स्टार होटल्स या रेस्टोरेंट में सप्लाई करना है? आपने कहा प्रोसेसिंग तो बड़ा, क्लीनिंग वीनिंग के चक्कर पड़ोगे तो बेटा महंगा पड़ेगा, वो महंगा भी पड़ेगा और बहुत रिस्की भी है। वो एक लेवल पे आने के बाद। करेक्ट। तो वो लेवल से पहले मतलब क्या है, फिर कहाँ से शुरू करें? सबसे पहले क्या आप प्लान हो? अगर यही वाला ग्रोसरी का ही धंधा हाँ जी, हाँ जी। तो आपको सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि कितने रेस्टोरेंट्स, होटल्स, कार्ट्स, ट्रेडर्स, होलसेलर्स बेंगलोर में हैं। हाँ। जैसे मैं बताऊं आपको, शायद मेरे हिसाब से, मेरी अगर गणित सही है, जहाँ का डेटा अगर मैंने कुछ पढ़ा हुआ है, तो 20-22 हज़ार रेस्टोरेंट्स तो बेंगलोर में हैं। हाँ, छोटे 22,000 थेले मिला के, जो अनरजिस्टर्ड होते हैं, थेले का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता, तो 20-22 हज़ार थेले, रेस्टोरेंट्स और कार्ट्स ऐसे हैं। तो उनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि मुझे क्या बेचना है। वो 1 प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट पकड़िए, चालू करिए, थोड़ा पेनिट्रेशन होगा, तब वही कस्टमर आपसे बोलेगा कि मुझे ये भी दे दो, वो भी दे दो, वो भी दे दो, वैसे आपका बास्केट बढ़ते चले जाएगा। 2026 के हिसाब से कौन से 4-5 प्रोडक्ट्स हैं जो आपको लगता है कि अगर शुरू कर रहे हो बेटा ये 4-5 पकड़ लो, ठीक चल जाएगा, फिर आगे देख लेना अपना कैसे चल रहा है? अगर 2026 के हिसाब से नहीं, फ्यूचर के हिसाब से भी वही देखें, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो दाल और चावल। हर रोज हर इंसान को खाना है। हाँ, सही। और आप भी बाहर जाते हैं तो दाल और चावल के बिना आपका डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट होता नहीं है। हर चीज़ में दाल और चावल लगता ही लगता है। तो कहीं पे कोई तरीके की दाल लगती है, कहीं पे कोई तरीके की दाल। साउथ में अलग चावल चलते हैं, नॉर्थ में अलग, पर जो जहाँ आप बैठे हो उस एरिया के चावल को पकड़ के, उस बेल्ट के चावल को पकड़ के आप धंधा चालू करो। शायद मार्जिन कम मिले पर पेनिट्रेशन फास्ट मिलेगा। हाँ, करेक्ट, अच्छी बात कही आपने। तो दाल, चावल, कोई और? दाल चावल सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद तो आप आटा, मैदा, क्या बोलते हैं, स्पाइसेस, कुछ भी कर सकते हैं आप। पूरा बास्केट नहीं, मतलब मैं 6-7 प्रोडक्ट्स की एक लिस्ट अपने व्यूवर्स को देना चाह रहा था, जिससे कि उनको समझ आ जाए कि हाँ, ये 6-7 में से 2-3, 4-5, 6-7 जितनी मर्जी भाई। 6-7 है तो स्पाइसेस है, जैसे ब्लैक पेपर, इलायची, दालचीनी। इलायची का है? हाँ, बहुत स्कोप है, हर खाने में गिरती है इलायची। तो इलायची तो गिरती है। केसर का काम करो, ओह, केसर का काम भी बहुत बड़ा है।
पर केसर तो फिर अलग चीज़ हो गई, मतलब उसके लिए तो आप आपको जगह की भी ज़रूरत नहीं है। केसर अगर आप अच्छे से कर सकते हैं, पेनेट्रेट कर सकते हैं, तो मार्जिन्स भी अच्छे हैं। उसमें आपको अलग स्टोरेज की भी ज़रूरत नहीं है। 1 केजी केसर खरीदने में आपके लग जाएंगे लाख रुपए के ऊपर। करेक्ट। लाख रुपए की केसर है, 1.5 लाख रुपए की केसर है। सही। तो केसर के 1 केजी रखने के लिए तो आपके घर के कोई भी शेल्फ में आप रख दें और धीरे धीरे आप ही मार्केटिंग करके चालू करें, तो इन्वेस्टमेंट भी उतना नहीं। आप 10 ग्राम बनाएं, किसी से बनवाएं, कस्टमाइज़ करवाइए। आप किसी का ब्रांड लेके मत बेचिए। केसर अगर करना है तो कस्टमाइजेशन करवाइए और अपने ब्रांड में बेचना चालू करिए। धीरे धीरे मार्केट पकड़ सकते हैं। केसर का स्कोप क्या है अभी फिलहाल? केसर का तो मैसिव स्कोप है। अच्छा। हाँ, बहुत बड़ा स्कोप है। हर मिठाई में केसर लगती है, हर खाने में केसर लगती है, अपने घर पे केसर लगती है, B2B में, B2C में, सब जगह केसर ही केसर है। केसर का स्कोप बहुत बड़ा है। और मैन्युफैक्चरर्स इजीली मिल जाते हैं केसर के, जो सही हाँ, माल दें आपको, सही हाँ, रेट पे दें? सही माल तो आपको जांच पड़ताल करनी पड़ती है। मिल जाएगा माल आपको, पक्की बात है। ऐसा नहीं है कि केसर का अभाव है, कोई स्कैरसिटी नहीं है केसर की कहीं पे भी। केसर पहले 2-3 ब्रांड आया करते थे जिससे बिक रहा था माल। अब तो 100 ब्रांड है और 100 लोग अलग अलग अपने अपने ब्रांड में डाल के केसर बेच रहे हैं। बहुत बड़ा ब्रांड है तो उसकी केसर का दाम है 4 गुना, बराबर पर है वो नॉर्मल केसर ही। बराबर। तो केसर का मार्केट बहुत अच्छा है। माल की क्वालिटी कैसे पता करते हो, कैसे मालूम करते हो? क्वालिटी चेक डिपार्टमेंट होता है। जब रिसीव करते हैं मटेरियल कोई भी, हाँ। जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है उसकी क्वालिटी चेक नहीं होती है, हाँ। क्योंकि वो बल्क में आती है और हो जाती है, और कोई क्वालिटी इशू है तो वापस वो कंपनी रिटर्न ऑटोमेटिक लेती है और वापस रिप्लेस कर देती है। तो उस नज़रिए से हम संतुष्ट हैं। नहीं, लोकल बाकी जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, जो लूज प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे दालें आती है वगैरह आती है, उसको हम सबसे पहले खोलते हैं। हमारे एक क्वालिटी चेक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, उसमें पूरा चेक होता है। उसका मॉइस्चर चेक होता है कि उस दाल में क्या मॉइस्चर है। ज़्यादा मॉइस्चर है तो कीड़े पकड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कम मॉइस्चर होती है, ड्राई होती है, तो थोड़ा ज़्यादा शेल्फ लाइफ होती है उस दाल की। तो ये सब हम चेक करते हैं। उसके बाद अगर वो हमको सेटिस्फाई करती है तो हम उस दाल को या जो भी अनाज है उसको हम लेते हैं वेयर हाउस के अंदर, नहीं तो वहीं से उस पूरी की पूरी गाड़ी हम रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन जो शुरू कर रहा है उसके पास तो क्यूसी टीम होगी नहीं, खुद ही कर रहा है वो, तो वो हाँ, क्या तो करेगा? जब मैंने भी चालू किया था तो मैं खुद ही करता कैसे करते थे आप क्यूसी, कैसे पता? बस ऐसे ही हाथ मुट्ठी में उठाया और देख लिया कि सही है कि नहीं है। उस टाइम कीड़ों की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी। मैं वो बताया ना, वो सेकेंड लेवल है। जो कंपनी इसको हम सेल कर रहे हैं अभी, जो ज़ीरो टॉलरेंस वाली कंपनी जिसको मैं बता रहा हूँ, कि जहाँ पे कोई भी तरीके का फॉरेन ऑब्जेक्ट्स, वर्म्स वगैरह अलाउड नहीं है, उनके लिए अब करना पड़ रहा है ये सब। पहले तो हम हाथ में उठाते थे, दिख रहा था हाँ अच्छा दिख रही है, अच्छी है, एक बार यूँ देख लिया, इधर से उधर करके पलट के एक बोरे से दूसरे बोरे में मालूम पड़ गया एक बैग अच्छा है, 2 बैग अच्छा है, तो बाकी सब अच्छा ही होगा, चला दिया काम। फॉर एग्जाम्पल एक लड़का भी मेरठ में बैठा है, या एक लड़का बैठा है यूपी के किसी उन्नाव शहर में है, या राजस्थान में अलवर के आसपास कहीं रह रहा है, जोधपुर के आसपास, वो अपने होम टाउन से शुरू कर सकता है या कोई इंडस्ट्रियल सेटअप में जाना पड़ेगा, अलग जगह लेनी पड़ेगी, या कैसे? नहीं, वो अपने जहाँ पे बैठा है, जहाँ उसका स्थायी निवास है, वहाँ से वो बहुत आराम से बिना हिचक के वो चालू कर सकता है। वहाँ बेचना है, जैसे राजस्थान के अलवर में बैठा है और उसको यूपी बिहार में बेचना है, तो वो उसकी चॉइस करनी पड़ेगी उसको कि मैं जाके क्या बेच सकता हूँ। राजस्थान में बेचना है तो उसको समझना पड़ेगा कि राजस्थान में मैं ये वाला प्रोडक्ट बेच सकता हूँ, यहाँ ज़्यादा चलता है। तो जब भी कोई बिज़नेस चालू करे, उसका प्रोडक्ट चयन जो होगा बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और स्टेट वाइज एकदम बदल जाती हैं चीज़ें, हर मतलब ज्योग्राफिकली अगर जाएं आप तो इतना डायनामिक मार्केट है कि हर स्टेट का अलग क्रॉप है, हर स्टेट की अलग तरीके की चावल की खपत है। ये यहाँ पे सोना मसूरी कर्नाटक में चलता है, तो तमिलनाडु में पोनी राइस ज़्यादा चलता है, तो नॉर्थ में आपका ब्रोकन बासमती ज़्यादा चलता है। तो वो आप समझ ही नहीं पाते कि कौन से स्टेट में क्या है। अच्छा, जितने भी सप्लायर्स हैं ये सब आप मतलब ऑल ओवर इंडिया कनेक्टेड हैं आपसे, या हम बहुत कहाँ पर ज़्यादातर आप सप्लायर्स आपके बैठे हुए हैं जिनसे आप? हम ऑल ओवर इंडिया कनेक्टेड हैं और हम मेजर कंपनीज़ के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। बहुत मेजर जो बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे दावत बासमती आता है, हम इंडिया के सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं इन टर्म्स ऑफ फूड सर्विस। हम टाटा के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हम फॉर्च्यून के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो हम बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ के डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिससे हमारे सेल में इजाफा हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बनते हैं इतनी बड़ी कंपनी से, कैसे, कहाँ? उनको भी सेल करना होता है। तो जब नहीं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर बनना टफ है यार, मतलब इतनी बहुत बड़ी कंपनी है, डिस्ट्रीब्यूटर बनना बहुत टफ है, कोई डाउट नहीं है इसमें। हाँ, पर उनको पहले ही ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि आपके
हर कंपनी ये देखती है कि जिसको मैं डिस्ट्रीब्यूटर बना रहा हूँ उसके पास पैसों का अभाव नहीं हो। खाली एक छोटा सा एग्जांपल फिर से दे दूँ जिससे Please. बात जस्टिफाई हो जाए। जी। जब मैंने चालू किया था, मैंने आपको क्या कहा कि 4.25 लाख रुपया का धंधा मेरा पहले महीने का था। हाँ। जनवरी में हम दावत को अप्रोच किए, बासमती, क्योंकि दावत के यहाँ पे जो सेल्स देखते थे बैंगलोर में, वो मेरे जान पहचान रेस्टोरेंट के हिसाब से थे। तो मैंने कहा कि हमको भी ये धंधा करना है। उनके दिमाग में था कि अच्छा धंधा करना है तो प्रोफेशनल आदमी है, इनके साथ कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि कल आप मुझे 15 लाख रुपया लगा दो और हम चालू कर देते हैं, हम गाड़ी लगा देंगे, आपकी पूरी गाड़ी आ जाएगी, 15 लाख रुपया आप ट्रांसफ़र कर दो और गाड़ी आ जाएगी। तो मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि 15 लाख लाऊंगा कहाँ से, पैसे 1 रुपये नहीं थे जेब में कि कहाँ से लाऊंगा। मेरे दिमाग में यह था कि डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं चली जाए कहीं। करेक्ट। तो सबसे पहले मैंने उनको बोला हाँ कल लगा देंगे। घर आके पापा को बोला, मम्मी को बोला कि 15 लाख रुपया चाहिए। तब दिमाग में बैठा, ट्यूबलाइट लगी कि यार 15 लाख रुपया लाएंगे कहाँ से, हाँ यार, कैसे करेंगे। तब पापा ने अपने सोर्सेज से, अपने अप्रोच लगा के, मित्र से, अपने दोस्त यार से सबसे बात की कहाँ से क्या कर सकते हैं। तो उसमें से एक आगे आए और 15 लाख रुपया उस दिन उन्होंने ट्रांसफ़र किया। और ये पापा की मदद से हम वो 15 लाख रुपया नेक्स्ट डे उनको ट्रांसफ़र कर दिया। तो उनको कॉन्फिडेंस आ गया कि यार एक दिन में ये ट्रांसफ़र कर दिया बंदा, मतलब ये पोटेंशियल है। पैसों से पोटेंशियल है, पैसे थे नहीं पर उनको ये लग गया कि पैसों से पोटेंशियल है। और मेरा भी इंटेंशन क्लियर था कि 15 लाख तो कहीं ना कहीं से लेके आके एक बार लगाने हैं, क्योंकि नहीं तो डिस्ट्रीब्यूटर और पहला ही इंप्रेशन गलत पड़ जाएगा। तो वो सहायता मिल गई। एक्चुअली बहुत सारे टाइम पे ऐसा हो जाता है कि बहुत सारे कनेक्शंस, डॉट्स मिल जाते हैं। यू आर राइट। तब वो जाके आपको और आगे बढ़ाने में मदद कर देती है। तो वो 15 लाख का हो गया किस्सा। फिर 3 दिन के बाद वो गाड़ी आने तक, वो माल जब तक वो ट्रांजिट में था आधा माल से ऊपर बिक गया था। उन्होंने ही, जो दावत वाले के सेल्समैन थे यहाँ पे, उन्होंने आधा माल ऑलरेडी बुक कर दिया था किसी कस्टमर। तो मैं भी खुश, मैं बोला गाड़ी आई नहीं उसके पहले तो माल बिक गया, सोने पे सुहागा हो गया। फिर उन्होंने बोला आधी गाड़ी तो बिक गई है और एक और गाड़ी लगा देते हैं ताकि पीछे पीछे माल अपने पास रहे, शॉर्टेज नहीं पड़े। 15 लाख रुपया लाओ। तो मैं बोला यार 15 लाख रुपया, मैं बोला ठीक है कल लगा देंगे 15 लाख रुपया। वापस पापा के पास गया, उसी दोस्त से पापा ने फिर से 15 लाख रुपए बोले कि भाई देना तो पड़ेगा। तो उन्होंने उसी रात वापस ट्रांसफ़र किया 15 लाख रुपया और वापस दावत वालों को हमने लगाया 15 लाख। तो दावत वालों के दिमाग में इम्प्रेशन तो ज़रूर बैठ गया होगा कि आदमी में पैसों की कमी नहीं है। हर कंपनी देखती है कि आगे डिस्ट्रीब्यूटर के पास फाइनेंशियल कितना है, कैपेसिटी है कि नहीं है, तब वो डिस्ट्रीब्यूशन देती है। ये मेरा एक्सपीरियंस 13 साल का है कि कोई कंपनी आके आपको देखे कि आपका पहले तार नापती है कि कितना तार है, कितना नहीं है, कितनी पतली तार है, कितनी मोटी तार है, उसके बाद वो देती है। तो उसके बाद जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन है, हमने सबको ये बोला कि छोटा मोटा काम कराने मत आना, हमको कराना है तो बड़ा काम कराना, नहीं तो दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर बना दो। तो वो एटीट्यूड से हमने काम किया। तो लोग, कंपनी को भी लगा यार छोटा मोटा तो इसके पास आ ही नहीं सकते, बड़ा बड़ा ही आओ। तो बड़ा बड़ा आते थोड़े और अच्छी कंपनीज सुपर नाइस स्टोरी। थोड़ा एटीट्यूड जरूरी है, कहीं पे कोई तरीके का ट्विक बहुत जरूरी होता है, नहीं तो फिर काम नहीं बनता है। अच्छा, थोड़ा मार्जिन्स के बारे में बात कर लेते हैं, बिकॉज आई एम श्योर अब तक व्यूअर्स जानना चाह रहे होंगे कि यार ठीक है सब समझ में आ गया, थोड़ा मार्जिन में बात करते हैं, कितना पैसा लगाएं, क्या बचेगा। तो एवरेज मार्जिन कितना बचता है जो भी आप? ये ओपनली तो बोलना मुझे नहीं चाहिए क्योंकि हमारे सप्लायर्स, हमारे कस्टमर्स को भी ये मालूम पड़ेगा, ट्रेड सीक्रेट। तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि मार्जिन्स के बारे में बात करें। ब्रैकेट बता दी। ब्रैकेट आप 7 से 8% आप कमा सकते हैं। अच्छा, 7 to 8%, 10% तक भी जा सकते हैं। अच्छा, पर उसमें आपके खर्चे वर्चे निकल जाते हैं, कुछ निकल जाता है, तो 6% 7% बच जाता है फिर भी। अच्छा, स्मॉल स्केल पे भी प्रॉफिट्स अच्छे पॉसिबल हैं या बहुत वॉल्यूम का ही गेम है सिर्फ? नहीं, स्मॉल स्केल पे भी बहुत अच्छे से प्रॉफिट्स आ सकते हैं। अरे बट लोग तो कहते हैं ये चावल दाल में तो वॉल्यूम पे ही गेम होता है। नहीं, स्मॉल स्केल अगर बहुत सारे तरीके के धंधे हैं इसमें, B2B है और B2C है। अगर आप B2C करना चाह रहे हैं, अगर कोई नया बिजनेसमैन
चालू करना चाह रहा है कि B2C का धंधा करें, बहुत अच्छा है। 300 अगर घर पकड़ ले, वो 300 घर पकड़ ले तो वो आगे से आगे और बढ़ा सकता है। 300 घर में वो महीने का 10-15 लाख का धंधा कर सकता है और उसमें 2 लाख रुपया कमा सकता है। अगर उसके एरिया के आसपास ही अगर वो सप्लाईज का काम चालू कर दे, जैसे बिग बास्केट करता है सबको, अगर आप ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन तो आपको क्या आता है, दाल आती है, चावल आता है, सब कुछ आ जाता है। तो वैसे ही कोई बंदा ऐसे दाल चावल का धंधा चालू करे, ऑनलाइन नहीं, विदाउट इन्वेस्टमेंट, और 300 अपने आसपास के घरों को पकड़ लेके भाई हमसे सप्लाई चालू करो। स्टार्ट में शायद डिफ़िकल्टी हो जाए, पर आगे जाके उसको वो धंधा मिलेगा और उसका 15-20 लाख का धंधा, 10-15-20 लाख का धंधा होगा और 1.5 से 2 लाख रुपया उसकी नेट इनकम हो जाएगी। और उसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम है, उसमें इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, क्योंकि वो रोटेशन में चल रहा है, आपको कैश इमीडिएट मिल रहा है कस्टमर से, तो बहुत ज़्यादा सिक्योर धंधा है। बट B2B में स्मॉल स्केल में प्रॉफिट्स मिल जाते हैं? मिल जाते हैं। 7% में क्या कमाएगा बंदा यार, कैसी बात कर रहे हो आप? 6% क्या होता है? स्मॉल स्केल की बात कर रहा हूँ, वॉल्यूम नहीं है, कैसे कमाओगे? पर 6% आप किस स्मॉल स्केल है तो उसकी आमदनी की रिक्वायरमेंट भी स्मॉल होगी। हाँ अगर बिग स्केल होता तो उसकी आमदनी की रिक्वायरमेंट भी बड़ी होती है। हाँ अगर मैं आपको पूछूं आपके लिए स्मॉल स्केल क्या है तो आप बोलेंगे 10 लाख रुपया, बराबर है। उससे ज़्यादा मेरी कैपेसिटी नहीं है। तो आपकी आमदनी कितनी होनी चाहिए महीने की? आपको चाहिए 50,000 60,000 रुपया, मैं घर लेके जाऊँ तो मैं खुश हूँ। आपकी ये इंटेंशन होगी। जो 10 लाख में करना चाहेगा उसके लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई, तो उसके लिए तो बहुत अच्छी हो गई। अब मेरे को पूछेंगे कि मेरी कितनी स्केलेबिलिटी है और मैं कितने में करना चाहूँगा, शायद मैं बोलूँगा 10 लाख नहीं यार, मैं 50 लाख में करना चाहूँगा। तो मुझे घर पे कितने लेके जाने हैं? मुझे लेके जाने कम से कम 2.5-3 लाख रुपया, इसलिए मुझे ये रिक्वायरमेंट है। किसी और को पूछेंगे वो बोलेगा 100 करोड़ की मेरी वो है। तो इसमें मार्जिन्स आर नॉट स्मॉल। अच्छे से अच्छे धंधे आप पकड़ लीजिए, 3%, 2%, 4% पे खेल लेते हैं। इस धंधे में है कि आपको कुछ मार्जिन बन सकता है अगर आप सही तरीके से धंधा करें तो। और प्रोडक्ट सारे ऐसे हैं जो हर रोज़ की रिक्वायरमेंट है, सबसे बड़ी बात ये। हाँ, हम तो बोलते हैं, हमारे पास अगर कुछ लोग आए भी थे, हम तो उनको बोलते हैं कि आप कुछ मत करिए इन्वेस्टमेंट, आप हमसे जुड़ जाइए, हमसे जुड़ने के बाद आप धंधा करिए। हम बहुत ट्रांसपेरेंट हैं इस सब चीज़ में। अच्छा, आपसे जुड़ सकते हैं? हाँ, हमसे जुड़िए। हमसे कैसे जुड़े? मैं बता रहा हूँ। हाँ, आप हमसे जुड़िए, हमारे साथ धंधा करिए। 20,000 रेस्टोरेंट बेंगलोर में हैं। रेस्टोरेंट यानी मैं बहुत फुल सर्कल बता रहा हूँ। रेस्टोरेंट, होटल्स, कार्ट्स, जो भी है, छोटे मोटे ठेले सब हैं। 20,000 में से हम कितने को दे रहे हैं? 600, 650। बाकी का कोई और दे रहा है, बाकी का कोई और दे रहा है। सही बात। ओशन है। खाली बेंगलोर की बात बता रहा हूँ। किसी को भी अगर करना हो कोई भी सिटी में, तो आप हमारे जैसे से किसी से जुड़िए और चालू करिए धंधा विदाउट इन्वेस्टमेंट। आप आइए, हमारे साथ जुड़ के आप ये धंधा करिए, कस्टमर बेस बढ़ाइए। ये मत सोचिए कि ये कल को ये कस्टमर मेरा लेके चले गया तो क्या होगा। सबसे पहले माँ बाप के और बच्चों के दिमाग में ये आ जाता है कि यार मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरा कस्टमर लेके चले गया तो क्या हुआ। सही बात। पर ये सब आपको लीगली करना पड़ेगा। आप एक अग्रीमेंट बनाइए, MOU बनाइए, स्टैम्प पेपर पे बनाइए कि जो कस्टमर मैं लेके आता हूँ, मेल पे मैं लिखूँगा कि भाई ABC कस्टमर मेरा है, तो आप उसको अप्रूवल देंगे और वो कस्टमर फिर आप मेरे से ले नहीं सकते डायरेक्ट, आप डायरेक्ट सप्लाई कर नहीं सकते उसको। तो ये सब आप थोड़ा सा लीगली करें तो आपका धंधा भी बढ़ते चले गया, हमारा भी बेनिफिट हुआ, आपका भी बेनिफिट हुआ। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे कॉस्ट नहीं डालना पड़ेगा, आप सिर्फ सेल पे फोकस कर सकते हैं और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। जब आप परिपक्व हो जाएं, ये सब कस्टमर को लेके आप नई कंपनी खोल के आप करते रहिए। तो कैसे रीच आउट किया जाए आपको? आप मेरे फ़ोन नंबर पे मैसेज कर दीजिए। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा। हाँ, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप प्लीज़ कनेक्ट करिए, इनसे आप बात करिए धीर साहब से और आप कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, होटल से पेमेंट साइकिल कितनी होती है, कैसे होती है? हर एक की अलग अलग है। कुछ अच्छे पेमेंट मास्टर्स होते हैं, कुछ थोड़े से बुरे होते हैं। जनरल बता दो आप। एक 45 टू 50 डेज की पेमेंट साइकिल होती है एवरीवेयर। एंड और हर जगह आपको वो 45-50 डेज में पैसे आ ही जाते हैं या आपको? नहीं, हम पैसे कोई भी बिना पूछे नहीं देता। इवन अपने घर के रिश्तेदार भी नहीं देते। 100 बार मांगने पड़ते हैं, जब जाके वो पैसे वापस अपने पास आते हैं। बराबर। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें आपको ध्यान रखने की, या जो भी नया युवा है आज का जिसको चालू करना है, वो उसको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि पेमेंट और पैसा जो वापस रिसीवेबल्स और पेमेंट्स जो देने हैं, उसको आपको बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रिक्टली मेंटेन करना ज़रूरी है। हम हर कस्टमर को स्क्रूटनाइज करते हैं,
आजकल तो हम ओनर्स का आधार कार्ड भी ले लेते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से तो कुछ है नहीं सिक्योरिटी, तो हम ही हमारा धंधा सिक्योर करें। सही है। तो ओनर्स के जो भी कस्टमर के ओनर्स होते हैं, बड़े कस्टमर 5 स्टार होटल से हम कुछ भी नहीं मांगते, क्योंकि वो सिक्योर है। हाँ करेक्ट। आधार कार्ड लेने से हमको मालूम पड़ जाता है कि उसके घर का एड्रेस ये है। कल कोई कुछ केस भी करना पड़े तो उस एड्रेस पे हम केस कर सकते हैं, क्योंकि रातों रात उठ के भाग जाते हैं, बराबर। मालूम ही नहीं पड़ता है वो जगह है कि नहीं है, कहाँ ढूंढेंगे आप उनको। मैंने खैर ये बिज़नेस पहली बार किसी से बात कर रहा हूँ जिन्होंने ये किया है, बट मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों से बात करी जो दाल चावल मिर्ची का धंधा, धनिया का धंधा, ये सब कर रहे हैं अपना। अभी भी बड़ा अनऑर्गेनाइज्ड कह लीजिए, या कोई सिस्टम नहीं है, वो बस ट्रस्ट पे चल रहा है। जब तक वो ट्रस्ट की धार है तब तक है। तो ये आप सिस्टम नहीं कह सकते ये आप प्रोसेस नहीं कह सकते कि हाँ मैंने इतने दिन में व्हाट्सएप चैट मंगा ली थी और हो गया था। मुझे तो नहीं लगता ये सिस्टम है या ये प्रोसेस है। आप जब बात करते हो सिस्टम प्रोसेस की, व्हाट यू एग्जैक्टली मीन बाय दैट एंड हाउ मच लेजिट इट इज देयर ऑन ग्राउंड? सिस्टम्स और प्रोसेसेस के बारे में जब बात करते हैं अपन, हमारा उसमें यही है कि जो भी ऑर्डर्स आएँ कस्टमर्स के, वो मेल पे आएँ। ठीक है, क्योंकि कोर्ट में भी मान्यता होती है मेल की। बिल्कुल होती है। कोर्ट पहले नहीं होती थी, पर कोर्ट ने भी चेंज कर दी ये चीज़ कुछ सालों पहले, और मेल को मान्यता देते हैं, और व्हाट्सएप चैट्स को भी आजकल मान्यता मिल गई है। बिल्कुल ठीक है, अग्रीड। तो या तो व्हाट्सएप पे आ जाए या मेल पे आ जाए। फ़ोन करके कोई ऑर्डर लिखाता है उसको हम नहीं लेते हैं। तो ये सबसे पहली चीज़ ये है कि फर्स्ट सिस्टम ये परचेज ऑर्डर सही से आ जाए, या तो मेल पे या आपके व्हाट्सएप पे। सेकंड, जब हम मटेरियल भेजते हैं डिलीवरी के लिए, तो अगर जब तक वो अपना कंपनी का सील और उसको साइन करके एक्नॉलेज नहीं करता है अपना नंबर डाल के कि किसने रिसीव किया है उस मटेरियल को, तब तक हमारा जो डिलीवरी एजेंट है वो वापस नहीं आता है। वो उसको मटेरियल डिलीवर करने के बाद भी वापस लेके आ जाएगा अगर वो नहीं हो, भले वो 5 स्टार होटल हो। उससे अपन सिक्योर हो जाते हैं, कोर्ट ऑफ लॉ के लिए भी सिक्योर हो जाते हैं। ये तो सब चीज़ें मुझे सीखने मिली जब हमने चालू किया केस करना, तब कि ये सब होनी चाहिए। हालांकि मैं पूरा सिस्टमैटिक आदमी हूँ, शुरू से सिस्टम फॉलो कर रहा हूँ। हर चीज़ हमारे पास थी जो कोर्ट को चाहिए थी, क्योंकि हम सिस्टम्स पहले से ही फॉलो कर रहे हैं। कोर्ट में आने के बाद हमको और मालूम पड़ गया कि सिस्टम्स ऐसे होने ही चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो ये सब होने के बाद कोई भी केस भी करना हो, कोई कस्टमर फ्रॉड निकल जाए, तो आप बचे हुए रहेंगे। अच्छा, एक 3 स्टार या 4 स्टार होटल से आप मंथली, अगर आप मान लीजिए दाल चावल और एक आध स्पाइस कर रहे हैं, तो आप कितना एक रफली उनसे ऑर्डर की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं 3 स्टार 4 स्टार होटल? कम से कम 3 से 4 लाख, कम से कम। अच्छा, मंथली 3 से 4 लाख रुपए का बिजनेस आप जनरेट कर रहे हैं? हाँ, 3 से 4 लाख रुपया तो बहुत मिनिमम है। एक एक कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी, नाम नहीं लूँगा, बड़ी बड़ी कंपनी हैं जिनका मंथली रिक्वायरमेंट है 5-5 करोड़ का। मार्केट इतना बड़ा है केशव कि आप एंड ही नहीं कर सकते, आप सप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। जिसकी इच्छा 1 लाख रुपए कमाने की है, वो 10 कस्टमर पकड़ ले या 8 कस्टमर पकड़ ले, तो उसका 1 लाख रुपया मंथली इनकम फिक्स्ड है। बिल्कुल ठीक है। खाली 8 कस्टमर पे काम करना है उसको, ज़्यादा नहीं। गणित बहुत सिंपल है। 8 कस्टमर पे अगर कोई काम करता है, कितने 1.5 लाख रुपए के 8 कस्टमर पे काम करता है, बहुत सिंपल है। 1.5 लाख रुपया मतलब आप ठेले पे चले जाओगे, 1.5 लाख का माल ले लेते हैं। तो आप सोचिए, खाली 1.5 लाख के 8 कस्टमर अगर आप पकड़ लिए, तो आपका हो गया 12 लाख रुपया रेवेन्यू। उसमें अगर आपको प्रॉफिट शेयर करना है या किस तरीके से प्रॉफिट शेयर करना है हमारे साथ, तो उसमें आपको 50,000 रुपये तो कहीं नहीं गए। खाली 8 कस्टमर में अगर 50,000 या 40,000 रुपया कमा रहे हो, तो आप सोचिए कितना बड़ा मार्केट है। अच्छा, मैन्युफैक्चर से जो आप मटेरियल सोर्स करते हो, व्हाट इज द प्रोसेस फॉर दैट? कोई प्रोसेस नहीं है इसमें। इसमें तो सीधा है, अगर हमको दाल चाहिए कोई तरीके की, मैन्युफैक्चरर 3-4 मिल वालों को फ़ोन करते हैं जिसकी जो रेट अच्छी है उस क्वालिटी की दाल की, क्योंकि दाल में भी एक दाल, जैसे तूर दाल लेंगे तो उसमें 4 वैरायटी है। बिल्कुल है। तो जो वैरायटी हमको चाहिए वो 3-4 जगह से इंक्वायर कर देते हैं, और कोई लॉयल्टी हमारे साथ, हमारी लॉयल्टी क्वालिटी को लेके है, हमारी लॉयल्टी वेंडर्स को लेके नहीं है। अगर जो वेंडर अच्छी क्वालिटी और अच्छे रेट में देता है, उससे हम पिक कर लेते हैं मटेरियल। और आप कितने टाइम में मैन्युफैक्चरर्स को पेमेंट करते हो? सब डिपेंड करता है। कोई इमीडिएट पेमेंट लेता है, कोई 7 दिन के बाद, कोई 15 दिन के बाद, कोई 21 दिन के बाद, कोई 30 दिन के बाद। सब डिपेंड करता है आपके रिलेशनशिप कैसे हैं और क्या टर्म्स पे आप काम कर रहे हैं। What do you say to start with? Should a person start with a basket, या एक इंसान सिर्फ 2-3 से ही शुरू करे फिर देखे कहाँ पर उसको स्केलेबिलिटी, अपॉर्चुनिटी और रेवेन्यू दोनों, हर चीज़ बढ़िया है? सबसे इम्पोर्टेंट, बास्केट से चालू करे तो सबसे अच्छा है ना, अगर कैपेसिटी है। बास्केट नहीं है, 2-3 प्रोडक्ट्स में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होगा, पेनेट्रेशन बहुत टफ होगा,
क्योंकि हर एक इंसान आजकल चाहता है कि एक ही वेंडर से मटेरियल आ जाए हाँ। या 2 वेंडर से मैक्सिमम। हाँ। तो आपके पास अगर बास्केट नहीं होगा तो आप कस्टमर का पेन पॉइंट नहीं समझ पाएंगे। एक कस्टमर को खाली ड्राई फ्रूट का ही पेन है, यार नहीं अच्छा मिल रहा है, आप खाली वो दे दीजिए। एक कस्टमर को खाली चावल का पेन है, एक कस्टमर को खाली आटे मैदे का पेन है। तो आप अगर 2-3 प्रोडक्ट में रह जाएंगे तो वो पेन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। Correct. आपको डॉक्टर बनना, आपको जनरल फिजिशियन बनना पड़ेगा, आपको स्पेशलिस्ट नहीं बनना पड़ेगा कि ऑर्थोपेडिक सर्जन है या ऑन्कोलॉजिस्ट है, आपको वो नहीं बनना है। अगर आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट से चालू करना है हाँ। तो आप अपना ही ब्रांड बना के कोई ऐसा पर्टिकुलर प्रोडक्ट चुनिए जिसको आप स्केल कर सकें। ओके। जैसे जैगरी फॉर एग्जांपल, गुड़ का काम भी इतना बड़ा है, इतना मैसिव है कि उसमें मार्जिन्स भी अच्छे हैं। और अगर आपको आपके ब्रांड में लॉन्च करना है तो वो एक प्रोडक्ट पे अगर आप फोकस करके करना चाहते हैं तो दैट इज़ अ गुड थिंग। और जब पैकेजिंग आप करते हो तो हाउ डू यू इंश्योर कि मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा भी आपका ना हो जब आप पैकेजिंग कर रहे हो, और कस्टमर भी उसको टॉप नॉच चीज़ें मिल जाएं? हम पैकेजिंग लूज प्रोडक्ट्स की करते हैं। हाँ, करेक्ट। तो हाँ, लूज की बात कर रहे हैं। दाल वगैरह, तो उसमें खर्चे का कुछ नहीं, हमारा फिक्स्ड खर्चा हमने बांध के रखा हुआ है कि इतना खर्चा आप कितनी उसमें मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन करें, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी करें, वही हमारा टारगेट रहता है कि वो लड़के बंदे फ्री नहीं रहें और उनका काम पूरी तरीके से चलता रहे। सही है। अच्छा, डिलीवरी चेन और लॉजिस्टिक्स मैनेज करना भी मुझे लगता है थोड़ा इसमें बहुत बड़ा टास्क है, चैलेंज है। बहुत बड़ा चैलेंज। हाँ, बहुत बड़ा चैलेंज है। कैसे करते हो मैनेज? हमारा डिलीवरी चेन, हमारी स्पेशलिटी, जैसे मैंने पहले भी बताया, हमारी स्पेशलिटी यही है कि हम बहुत स्मूथली हर कस्टमर को डिलीवर करते हैं, भले वो 100 किलोमीटर दूर भी हो, और उसका एक सिंगल कॉल हमारे पास नहीं आ सकता कि डिलीवर नहीं हुआ प्रोडक्ट। अगर वो कोई आज ऑर्डर दे रहा है तो हम कल तक उसको डिलीवर कर देते हैं, कोई भी हालत में डिलीवर करते हैं। और 100% फिल रेट से, अगर उसने 100 आइटम के ऑर्डर दिए हमको तो हम उसमें से अगर 98 कर रहे हैं कल, तो बाकी के 2 भी नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे वापस करेंगे उसको जाके। ऐसा नहीं है कि 2 आइटम नहीं है मेरे पास, मैं नहीं दूंगा। अगर जो हमारी एक्सेप्टेंस हुई है उस कस्टमर के साथ कि ये 100 आइटम हम देंगे, तो 100 आइटम हम उसको पहुंचाते हैं। हमारा डिलीवरी का पैटर्न बहुत यूनिक है, जो अलग ही मॉडल से हम डिलीवरी करवाते हैं, और अलग ही इतना यूनिक है कि हम हमारे ड्राइवर्स को एक्सेस सैलरी देते हैं जिससे वो एनर्जाइज्ड रहे। वो सोचते भी नहीं है कि इतनी मेरे को मिल सकती है, कि अगर कहीं और जाके वो पूछें तो उनकी वो कैपेसिटी की सैलरी नहीं मिल सकती। हम उनको एक्सेस सैलरी देते हैं, अनलोडिंग भी वो करते हैं, लोडिंग भी वो करते हैं, उनके साथ जो भी हेल्पर्स जाते हैं वो भी अनलोडिंग लोडिंग करते हैं। और टाइम का, जिसको भी हमारी टीम में रखा हुआ है आज तक 120 लोगों में, जो भी हमारी टीम में, सबको ये पता है कि टाइम की यहाँ पे कोई बात ही नहीं है। उनका काम है उनका टेंशन लेना। सबसे बड़ा मूल मंत्र यही होता है। हर ओनर क्या करता है, सारा टेंशन खुद लेना चाहता है। यंगस्टर्स के लिए और नए बिजनेस स्टार्टअप्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो समझे कि सारा टेंशन तेरा नहीं है, सारा टेंशन बंटना है। अगर डिलीवरी वाले का टेंशन डिलीवरी का है तो वो ले ले। हम रखते भी यही हैं बोलकर कि अगर तू आ रहा है और तेरा डिलीवरी का काम है तो तेरा जिम्मेदारी है। तेरा टायर पंक्चर हो गया तो तेरी जिम्मेदारी, तेरी डिलीवरी टाइम पे नहीं हुई तेरी जिम्मेदारी, हमको फ़ोन नहीं करना। अगर तेरे को रखा है, तेरे को कोई सैलरी पे हमने फिक्स किया है, तो वो सैलरी का वैल्यू क्या है कि आपका जिम्मेदारी, आपकी टेंशन आप ले लो। अगर वो नहीं ले सकते आप, तो आपकी इस कंपनी में जगह नहीं है। सिंपल है। हर एक का जो काम डिफाइन हुआ है उसकी टेंशन आपको लेनी पड़ेगी। तो ये ट्रक्स वगैरह आपने रखे हुए हैं अपने खुद? हाँ, हमारे खुद के ही। खुद के ट्रक्स रखे हुए हैं, कहीं आउटसोर्स नहीं? आउटसोर्स भी हैं, आउटसोर्स भी हैं। क्या क्या आउटसोर्स किया हुआ है आपने? खाली ट्रक्स बस। अच्छा, डिलीवरी है बस? डिलीवरी, दैट्स इट? हाँ बस, बाकी कुछ नहीं। इस बिजनेस के ग्रोथ में बॉटलनेक्स क्या हैं जो आपको लगता है कि यार ये? क्रेडिट सबसे इम्पोर्टेंट बॉटलनेक है। क्रेडिट से लोग हताश हो जाते हैं कि यार टूट जाते हैं। करेक्ट। वो बोलते हैं पैसा ही नहीं आ रहा है, फिर मैं आगे किस कस्टमर को दूं। मैंने इतने सेम कंपटीशन वाले लोगों को देखा है जो अपना धंधा अगर 1 करोड़ कर रहा था कोई, तो वो 50 पे लेके आ गया है, 50 लाख पे। जो 50 लाख कर रहा था वो 30 पे लेके आ गया कि अब मैं कॉशियस होकर धंधा कर रहा हूँ। और हम हैं जो कॉशियस भी हैं पर धंधा बढ़ा रहे हैं। तो हम उनको देख के सोचते हैं कि ये क्यों घटा रहे हैं, कोई रीज़न तो होगा, लॉजिकल रीज़न तो होगा। पर हमको वो लॉजिकल रीज़न, हम खुद रीजनिंग करते तो नहीं मिलता है। हमको लगता है यार ये तो अब पार्ट एंड पार्सल है, थोड़ा बहुत डूबेगा ही, थोड़ा बहुत अनसर्टन रहेगा ही। आप देख देख के दो, फूक के चलो, उसके बाद भी थोड़ी गलती तो कहीं पे भी होगी वो मैनेज करेंगे, और क्या है। अच्छा, अभी का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट कौन सा है? ऑर्गेनिक, इम्पोर्टेड, प्रोसेस्ड
या कोई स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स? इम्पोर्टेड मटेरियल जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं, फूड प्रोडक्ट्स, इम्पोर्टेड फूड प्रोडक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। ओके। उसमें मार्जिन्स भी बहुत हाई होते हैं हाँ, और उसका सेटअप आपके पास बहुत अच्छी तरीके से हो तो आप कर सकते हैं। अच्छा। और डिमांड है उसकी? डिमांड बहुत हैवी है। अच्छा। हाँ, जैसे ऑलिव्स ले लीजिए, हाँ, एलेपिनोज ले लीजिए, तो Oh, ये yes. हाँ, ये सब चीज़ों की डिमांड बहुत अच्छी है और मार्जिन्स भी बहुत तगड़े हैं, पर उसका मार्केट आपको अच्छी तरीके से पकड़ना पड़ेगा और कौन से प्रोडक्ट्स आप लॉन्च कर रहे हैं फॉरेन से लाके, वो उसके ऊपर बट आई थिंक इसमें इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा लगती होगी या नहीं? इन्वेस्टमेंट तो जितना धंधा करना है उतनी लगती है। अच्छा, ओके। पहले आपको ज़रूरी नहीं कि आप सब फॉरेन से लेके आ जाएं, आप रेगुलर ट्रेडर से ले लीजिए। एक नया बंदा जो अभी आ रहा है मार्केट में, क्लाइंट तक पहुंचने का अगर कुछ आप तरीका बता पाएँ, देखो तुम ये करो, इतने कॉल्स करो, ऐसे मिलने जाओ, जब मिलने जाओ तो ऐसी बात करना, अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना। सेल्स पिच तो बहुत सिंपल होती है। अपन इस दुनिया में पैदा हुए सेल्समैन के हिसाब से ही। हर आदमी सेल्समैन की पिच कर रहा है, भले वो अपने माँ बाप हो या अपने दादा दादी हो या अपने बच्चे हो या किसी से भी आप मिल रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, खुद को ही बेच रहे हैं। सही बात है। हर जगह आप एक इम्प्रेशन ही क्रिएट करना चाह रहे हैं, नहीं तो आप गुमसुम ही बैठे रहिए एक जगह, आपकी सेल्स पिच कैसी हो जाएगी कि गुमसुम प्रोडक्ट है। आप खुश रहेंगे तो सब जगह सेल्स पिच क्या होगी कि आप खुश प्रोडक्ट है। करेक्ट। तो अगर जैसा आप रहेंगे वैसी आपकी सेल्स पिच होगी। True. तो सबसे पहले आपका एटीट्यूड ठीक होना चाहिए। पिच करने के लिए आपका एटीट्यूड क्या है, आपका बोर्ड एटीट्यूड है तो कोई भी कस्टमर बोरिंग तरीके से ही आपको देखेगा। मेक सेंस। आपका बॉडी लैंग्वेज और आपकी एटीट्यूड आपको डिफाइन करेगी। आप में कॉन्फिडेंस, ज़ील, भले ही आप ज़ीरो हैं पर ज़ील हीरो वाली होनी चाहिए, तब जाके आपको कहीं ना कहीं पिच करने का रास्ता खुल जाएगा। कस्टमर भी आप में इंटरेस्ट लेगा। एक ऑरा बनाना ज़रूरी है। ये भले ही वो अपन बोलते हैं साइंटिफिक है या साइंस है या नहीं है, लोग बोलते हैं ना अपने आसपास का एक ऑरा ऐसा होना चाहिए कि लोग अट्रैक्ट हों। कोई भी आपसे बात करे तो आपको लगे कि यार कुछ इंटरेस्टिंग है, इस आदमी से मुझे बात करनी चाहिए। वैसा आपको आपका खुद का ऑरा बनाना चाहिए। आधे से ऊपर धंधा आता है आपके एटीट्यूड के हिसाब से। ट्रांसपोर्टर्स का भी एक नेटवर्क बनाना अपने आप में कमाल चीज़ है, तो वो उसके बारे में आप कैसे बताओ कि हम वो नेटवर्क कैसे बनाया जाए? ट्रांसपोर्टर्स का नेटवर्क भी हम इंटरनली आउटसोर्स किए हैं। अच्छा, जैसे हमारी गाड़ी को हमने उनको आउटसोर्स कर दिया है। हमने ली भी गाड़ी, खरीद के गाड़ी हमने उनको आउटसोर्स कर दिया कि तुम चलाओ। तुम हमारे यहाँ पे ड्राइवर की सैलरी में समझो 2,000 रुपया कमा रहे हो, वहाँ पे 3,000 ले जाओ, पर तुम्हारा मेंटेनेंस है पूरा। तो वो भी खुश है कि वो ओनर बन गए गाड़ी के। नाइस। तो गाड़ी भी उनको खरीदनी नहीं पड़ी और ओनर भी वो बन गए। पर जब आप शुरुआत में करते हो तो इतनी गाड़ियां आप खरीद नहीं सकते ना। तब आप शुरुआत में कैसे करते बनाओगे? जैसे ऐसे स्केल होता है, एक एक करके गाड़ी नहीं, खरीदनी पड़ती है। ट्रांसपोर्टर का नेटवर्क मुझे लगता है बनाना ही पड़ेगा। कैसे खुद गाड़ी कैसे खरीदोगे आप इतनी? नहीं नहीं, तो हमने तो सब हमने ही खरीदी हुई है। अच्छा। हमने पहले छोटी From the day one? से हमारी गाड़ी खरीदी थी। पहले हमने आउटसोर्स की थी एक गाड़ी 10-15 दिन के लिए कि देखते हैं कैसे माल जाएगा आएगा। उसमें हमको मालूम पड़ गया कि हमारा माल तो जाना ही है। हाँ। तो उसके बाद पहली गाड़ी 3 व्हीलर खरीदी, फिर एक 4 व्हीलर छोटे गाड़ी खरीदी, फिर थोड़ी बड़ी गाड़ी खरीदी। ऐसे करते करते 13-14 गाड़ी हो गई। तो यू प्रेफर कि खुद ही गाड़ी लेकर ट्रांसपोर्ट करा जाए या आउटसोर्सिंग वाली जो ऑप्शन? दोनों। और व्हाट आर द कॉन्स ऑफ आउटसोर्सिंग ट्रांसपोर्टिंग? आपको कुछ भी उसमें देखना नहीं पड़ता है, मेंटेनेंस आपका नहीं है, फ्यूल आपका नहीं है, तो वो कॉस्ट तो थोड़ा हैवी हो गई। और जब अपने यहाँ पे अगर अपन लेते हैं, अपनी गाड़ी होती है और अपन का कॉस्ट लगता है, तो उसमें मेंटेनेंस थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। मेक सेंस। अच्छा, कंप्लायंस वगैरह के लिए आप कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, टेक इस्तेमाल, या हाउ डू यू डू द कंप्लायंस? हम तो टैली में काम करते हैं। अच्छा। हाँ, बाकी तो कंप्लायंस ऑडिटर्स हैं, वो सब करते हैं। आपको क्या लगता है एक एंटरप्रेन्योर जो आज हम, खैर वी सेलिब्रेट अ लॉट ऑफ गुड स्टार्टअप्स बट फेल्ड स्टार्टअप्स भी बहुत सारे हैं, है ना, उसके बारे में भी लोग बात कर ही रहे हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है जो फेल्ड स्टार्टअप्स हैं, राइट? कहाँ अटक रहा है बंदा, कहाँ फंस रही है बात आपके हिसाब से? वैल्यूएशन में। हर आदमी को स्टार्टअप खोलने के बाद एक दिमाग में यही रहता है कि मैं मेरी कंपनी का वैल्यूएशन ले लूँ। हाँ। उस वैल्यूएशन के चक्कर में रेवेन्यू जनरेट कर लूँ। रेवेन्यू जनरेट करने के चक्कर में वो लॉसेस में जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो बोलता है कल मेरे को 100 करोड़ मिलने ही मिलने हैं। और उस 100 करोड़ के चक्कर में बंदा कहीं ना कहीं कमा लेता है, जो फाउंडर है वो कमा लेता है, क्योंकि वो एग्जिट करता है अपने शेयर्स को बेच के, पर वो कंपनी नहीं कमा पाती। और ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है स्टार्टअप्स का। मुझे लगता है वैल्यूएशन इज़ द बिगेस्ट गेम चेंजर। इट ईदर ब्रेक्स और इट मेक्स।
सो ट्रू, ग्रेट यार, बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। बट बिफोर आई एंड, एक छोटा सा रैपिड फायर, क्विक क्वेश्चंस, क्विक आंसर्स। Definitely. लेट्स डू दैट, लिटिल फन, ऑल्दो इट वाज अ वेरी फन टॉक। आपका गो टू स्टार्टअप मंत्रा अगर 5 वर्ड्स में बोलना हो या 3-4 वर्ड्स में बोलना हो, क्या होगा वो? गो टू स्टार्टअप मंत्रा, Yeah. मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। अगर एक चीज होती जिससे आप स्टार्टिंग में बचना चाहते तो वो क्या होती? लोन। सबसे अंडररेटेड स्किल जो हर एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी ही चाहिए आपके हिसाब से? सेल्समैनशिप। इज इट अंडररेटेड? वेरी। दे डोंट हैव कॉन्फिडेंस दैट दे कैन सेल। सबसे ज्यादा अनोइंग सप्लायर क्लाइंट सिचुएशन जो आपने फेस करी हो? मटेरियल पहुंच गया है नीचे ही है, जबकि गाड़ी नहीं निकली होती है। दैट्स अ रियलिटी। योर फेवरेट बिजनेस बुक हर एंटरप्रेन्योर को जरूर पढ़नी चाहिए? रिच डैड पुअर डैड। अगर 0 का बजट है लेकिन डेडिकेशन है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, पहला एक्शन क्या होना चाहिए? कॉर्पोरेट ट्रेनिंग। फेल होने का सबसे बड़ा रीजन जो आपने देखा है इंडस्ट्री में? पैनिक। ग्रेट यार, गुड फन टॉकिंग टू यू, बहुत Thank you so मजा आया, much. बहुत शुक्रिया आने के लिए। थैंक यू सो मच। loved your Same here. explanations and I hope हमारे व्यूअर्स को पसंद आया। अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो इस वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, इनको रीच आउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर हमने मेंशन कर दिया है। और अगर आप ऐसे पॉडकास्ट और चाहते हैं तो वो कमेंट करके बताइए किस पॉडकास्ट के बारे में हम जानना चाहते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो यार, अभी करो। सी यू। बॉस वाला, बी द बॉस।